देखो, मैं तुमसे पहले ही बता रहा हूँ कि अगर तुमको ये कहानी अच्छी तरह से जाननी है तो तुम इसके पिछले एपिसोड को जरूर चेकआउट कर लेना। योना को उसकी सीनियर परेशान कर रही थी कि तभी वहाँ पर हाजिन आ जाता है और बदतमीजी करने वाले लड़के पर एक जोर से मुक्का दे मारता है। लड़ाई होती देख एक मोटा सा लड़का बीच में हाजिन को पीटने के लिए बढ़ता है, लेकिन उसके करीब आने से पहले ही हाजिन तेजी से वहाँ से हट जाता है और उस लड़के को एक ज़बरदस्त पंच मारता है। ये देखकर वो सीनियर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और फिर आखिर के बचे हुए लड़के को भी हाजिन बढ़िया तरह से धो देता है। इसके बाद हाजिन उस सीनियर लड़की के पास जाता है जो कि अब ज़मीन पर बैठ चुकी थी और उसकी फट रही थी। हाजिन उसके सामने अपना रोला जमाते हुए लड़की से उसका मोबाइल मांगता है और वो सीनियर लड़की भी डरते डरते हाजिन को अपना मोबाइल भी दे देती है। उसे लगा कि अगर वो मोबाइल नहीं देगी तो हाजिन उसको भी तोड़ फोड़ देगा। मोबाइल को लेते ही हाजिन सबसे पहला काम करता है उस मोबाइल से यूना की वो फ़ोटो डिलीट करना, क्योंकि वो सीनियर यूना को उसी के बलबूते ब्लैकमेल करके पैसे मांग रही थी। फ़ोटो को डिलीट करने के बाद हाजिन सीनियर को उसका मोबाइल लौटा देता है और उसको धमकी भी देता है कि आज के बाद वो यूना को ना तो परेशान करे और ना ही उसके आसपास भटके। इसके बाद हाजिन लड़की यूना को लेकर घर की तरफ चलने लगता है। रास्ते में लड़की का कहना है कि अगर वो ना भी आता तो भी वो अकेले गुंडों को धूल चटा सकती थी, लेकिन हाजिन उसकी बातों को मजाक में टाल देता है और अपनी बातों को मजाक में लेता हुआ देखकर लड़की उसको एक पंच कर देती है। तो वो महसूस करती है कि हाजिन की बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी मसल्स पत्थर की तरह कड़क हैं और पहले के मुकाबले अब वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। लड़की को खुद की तरफ देखकर हाजिन पूछता भी है कि आखिर बात क्या है, लेकिन लड़की शर्माती हुई मना कर देती है। हाजिन अपने मोबाइल में देखता है तो एजेंट ए का मैसेज आया हुआ था जो उसको मीटिंग शुरू होने की बात बता रही थी। लड़की को लेकर हाजिन घर पर पहुंच जाता है और मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए नीचे अपने सीक्रेट रूम में जाने लगता है, लेकिन साथ में लड़की भी उसके साथ आ रही थी। उसको अपने साथ चलता देख हाजिन हैरान हो जाता है और उससे पूछता भी है कि आखिर वो उसके साथ कहाँ जा रही है, लेकिन लड़की कुछ भी नहीं बोलती और बस एक स्माइल दे देती है। मीटिंग रूम में पहुंचने के बाद वहां पर उस आदमी के साथ एजेंट ए और लड़के का दोस्त रिवर भी बैठा हुआ था। लड़की जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और उसको वहां पर बैठा देख हाजिन हैरान था कि वो इस मीटिंग में ज्वाइन क्यों हुई है। तो उसका दोस्त रिवर उसको बताता है कि लड़की बस सुंदर ही नहीं दिखती, वो एक नंबर की चालू चीज है और हर एक काम में आदमी की मदद करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की लैपटॉप में कुछ काम कर रही है और आदमी को जरूरी जानकारी दे रही है। सेक्रेटरी के बारे में जानकारी मिलते ही आदमी खुश हो जाता है क्योंकि उसको बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है और अब वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से पैसे कमा सकता है। उसकी बात सुनकर लड़की वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसको पैसों से कोई लेना देना नहीं है और उसको आदमी ने जो बोला था वो उसने कर दिया, इसलिए यूना वहाँ से निकल लेती है। उसको वहाँ से जाते देख हाजिन हैरान हो जाता है क्योंकि लड़की तो पैसों के बारे में बात ही नहीं कर रही है, जबकि स्टार्टिंग में उसने देखा था कि वो किस तरह से पैसों पर मर रही थी। उसके जाने के बाद आदमी हाजिन को एक काम देता है कि वो जाकर सेक्रेटरी को अगवा कर लेकर आए। ये बात सुनते ही हाजिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसको तो बोला गया था कि उसे बस इंफॉर्मेशन ही चुरानी है, लेकिन अब वो सेक्रेटरी को अगवा करने की बात क्यों कर रहे हैं। आदमी हाजिन को समझाता है कि पार्लियामेंट के जिन मेंबर की उन्होंने इंफॉर्मेशन चुराई है वो लोग बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जिसके तार सीधे अंडरवर्ल्ड तक जाते हैं और वहाँ पर किंग ऑफ किंग्स यानी कि राजाओं के राजा का ग्रुप है और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हाजिन को तो यकीन ही नहीं था कि दुनिया में ऐसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। आदमी हाजिन को आगे बताता है कि हाजिन के माता पिता की मौत का कारण इस ग्रुप में से एक आदमी हो सकता है जो कि उनमें से जुड़ा हुआ है। ये बात सामने आते ही हाजिन के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो तो कितने टाइम से अपने माँ बाप के कातिल को ढूंढ रहा है। हाजिन ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है तो वो आदमी उसको शांत करवाता है और बताता है कि उसको अपना बदला जरूर मिलेगा, लेकिन अभी आदमी जो कुछ भी बोल रहा है वो सब हाजिन को करना पड़ेगा, तब जाकर वो अपना बदला ले पाएगा। आदमी का कहना है कि वो भी उस किंग ऑफ किंग्स वाले ग्रुप से बदला लेना चाहता है, इसीलिए ही वो ऐसे छुप कर रह रहा है और तगड़े तगड़े लड़कों को ट्रेनिंग देकर उनको एक हथियार बना रहा है।
वो बिल्कुल सही समय के इंतजार में है कि कब उसको मौका मिले और कब वो अपने दुश्मनों पर टूट पड़े। और जब भी उसको मौका मिलेगा वो कमी नहीं रखेगा, वो उनको नरक जैसी जिंदगी एक्सपीरियंस करवा देगा। लेकिन वो आगे कुछ नहीं बताता और सीधा काम की बात करता है। वो हाजिन को सेक्रेटरी को उठाकर ले आने को बोलता है, क्योंकि अगर किंग ऑफ किंग्स को इस बारे में पता चल गया कि उनकी इन्फॉर्मेशन लीक किसने की है तो वो सेक्रेटरी को जान से मार डालेंगे। और वैसे भी आदमी उस सेक्रेटरी को सुधरने का एक मौका दे रहा है और उसका अपने ग्रुप में आने का इंतजार कर रहा है। उसकी बात सुनकर हाजिन मान जाता है और वहीं पर हम देखते हैं एक ऑफिस में वही मेंबर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। उसकी जानकारी लीक हुई है और वो अपने एम्प्लॉय पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है कि आखिर उसकी इन्फॉर्मेशन लीक की किसने, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। और अगर एक बार उसको पता चल गया कि जानकारी किसने निकाली है तो वो उसको कुत्ते की मौत मार डालेगा। उसकी बात सुनकर सेक्रेटरी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से चोरी चुपके से निकल लेती है। लेकिन अचानक से कोई अनजान आदमी पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है और उसका मुंह दबा लेता है। ये हाजिन था और वो उसको एक मैसेज देने के लिए वहाँ पर आया था। हाजिन कहता है कि मैं तुमको नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। इतना बोलकर हाजिन उसको एक चिट्ठी देता है और बताता है कि अगर वो इस ग्रुप से निकलना चाहती है तो बताए हुए पते पर आ जाए। सेक्रेटरी ऐसा ही करती है, वो उस पते पर पहुँच जाती है और उसको उस आदमी द्वारा जिसका नाम वांग है एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि सेक्रेटरी अपने आप को उनके हवाले कर रही है और वो कुछ भी नहीं बोलेगी वहां पर जो कुछ भी उसके साथ होगा और ना ही कभी उसको छोड़ने की कोशिश कर सकती है। लड़की एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। तो वांग उसको समझाता है कि ये उसके जीने का इकलौता रास्ता है, क्योंकि अगर KOK यानी किंग्स ऑफ किंग्स को इसकी गद्दारी के बारे में पता चल गया तो वो उसको जान से नहीं मारेंगे बल्कि उसको जिंदा रखकर जिंदगी भर तड़पाएंगे। और अगर वो सेक्रेटरी वांग की बात मान लेती है तो वो जिंदगी भर ऐश करेगी और खुद वांग उसको प्रोटेक्ट करेगा। कोई रास्ता ना होते हुए सेक्रेटरी उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है और उसके साइन करते ही वांग अपना असली रूप दिखाता है और उसको उसी टाइम वहां पर पकड़ लेता है। वो देखना चाहता है कि उसने जिस नए माल को फंसाया है आखिर उसके अंदर का खजाना दिखता कैसा है। वांग अपनी कार्रवाई करने में लग जाता है और हाजिन उस बुढ़े की ये हरकत देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है और अपनी गर्दन घुमा लेता है। उससे ज़्यादा नहीं देखा जा रहा था तो वो जल्दी से उस सीक्रेट रूम से बाहर निकल लेता है। तो उसको अपने आप पर काफ़ी गुस्सा आने लगता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। अगर वो सेक्रेटरी को किडनैप करके यहाँ पर ना लाता तो आज उसको ये सब ना झेलना पड़ता। पर तभी उसके सामने उसका पुराना रूप आ जाता है और उसको डांटने लगता है कि उसने ये सब क्यों किया, उसने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। लेकिन हाजिन बहाना बनाने लगता है कि यही बेहतर था। बात सुनकर उसका पुराना रूप वहाँ से गायब हो जाता है और वो जाते जाते एक बात बोल कर जाता है कि हाजिन अभी भी अपने पुराने वर्जन जैसा ही है, क्योंकि वो पावर में बैठे लोगों के सामने कुछ नहीं कर पाता और अभी भी एक कुत्ते जैसा है जो अपनी मर्जी नहीं चला सकता, क्योंकि उस टाइम पर ना तो वो उस लड़की को बचा पाया था और अभी के टाइम पर ना ही इस लड़की को बचा पा रहा है। और जिसने उसके माँ बाप को मारा उसके बारे में हाजिन को खबर लग गई है, लेकिन बिना वांग की मदद के हाजिन ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसको कैसे भी करके बदला लेना है। इन सब बातों पर हाजिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर तभी वहां पर अपनी वही पटाखा पार्क हायोन आ जाती है और वो समझ नहीं पाती कि लड़का ऐसा क्यों कर रहा है। पार्क हाजिन को देखकर उसके करीब आती है और उसे चिंता ना करने को कहती है। उसका कहना है कि हाजिन चुपचाप अपने ऑर्डर का पालन करे जैसे कि उसकी बहन कर रही है, यानी कि खुद पार्क। और अगर हाजिन के पास कोई ऐसी बात है जिसको वो शेयर कर सकता है तो वो खुलकर अपनी बहन यानी पार्क के साथ शेयर कर सकता है। अब बताओ यार, इस पटाखा ने हाजिन को अपना भाई ही बना लिया, लेकिन मुझे तो नहीं लगता इनका रिश्ता भाई बहन जैसा रहेगा। उसकी बात सुनकर हाजिन थोड़ा चिढ़ जाता है और उसको दूर हटाते हुए कहता है कि तुम मेरे बारे में जानते ही कितना हो। 2 साल से देखते रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानने लगी हो। इतना बोलकर हाजिन वहां से निकल लेता है और सीधा घर पर आ जाता है। वहां पर टीवी चल रहा होता है और यूना बैठकर उसके मजे ले रही थी, लेकिन अचानक से उसमें एक घटिया सी लाइव स्ट्रीम चलने लगती है। तो यूना उसको बदलने के लिए रिमोट उठाने लगती है, लेकिन हाजिन उसको देखकर एकदम से चौंक जाता है और यूना को चेंज ना करने
को बोलता है। वो ध्यान से लाइव स्ट्रीम को देखने लगता है जिसमें एक मोटा सा लड़का जिसका वाक डूचुल नाम है वो एक चैलेंज कर रहा है। वो देखना चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए कितनी लॉयल है, वो लॉयल है भी या नहीं, और वो उसके प्यार के लिए कितना टेस्ट दे सकती है। और वो बेवकूफ़ अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी पर लेटाकर गाड़ी को फुल स्पीड में भगा रहा है और इधर से उधर जिग जैक मूवमेंट में चला रहा है। और वो साथ में अपनी ऑडियंस के कमेंट भी पढ़ रहा है। उसका कहना है कि अगर गर्लफ्रेंड टास्क को पूरा कर लेती है तो वो लोग उसी टाइम ही कार में संस्कारी काम करने लगेंगे। उसके इस स्टंट की वजह से लड़की कई बार गिरने से भी बचती है। उसको देखते ही हाजिन उसको पहचान जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो बेवकूफ़ मोटा लड़का वही स्कूल वाला मोटा लड़का होता है जो सुयून को हरेस करने वाले लड़कों में शामिल था। उसकी लाइव स्ट्रीम पर भर भर के मिलियंस में व्यूज आ रहे थे और मोटा लड़का इस प्यार के लिए ऑडियंस को शुक्रिया बोलता है। अब उसकी गर्लफ्रेंड ने टास्क को पूरा कर लिया था तो वो गाड़ी में आकर बैठ गई थी। अब उसकी ऑडियंस उसको कार डांस करने को बोलती है और साथ में ये भी कहती है कि वो झूठ बोल रहा है, वो अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहा है। और उन सबको यकीन है कि मोटा लड़का उन सबसे झूठ बोल रहा है क्योंकि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कार डांस करवा सके। उन्हें लगता है कि मोटा लड़का उनको धोखा देकर स्ट्रीम बंद करके भाग जाएगा, लेकिन मोटा लड़का काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाला है और अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि उनको वो सब करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी इमेज ऑडियंस के सामने बेकार हो जाएगी। लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को इस बात की गारंटी जरूर देता है कि वो स्ट्रीम पर कुछ भी नहीं दिखने देगा। इतना बोलकर मोटा लड़का वहीं पर शुरू हो जाता है और कार डांस करने लगता है। हालांकि वो अपनी बात पर अड़ा रहता है और गर्लफ्रेंड की किसी भी चीज़ को दिखाई नहीं देने देता। और जिस मोबाइल से वो स्ट्रीम को शूट कर रहा था उसको एक लड़का अपने हाथ से पकड़े हुए था जिसका चेहरा टोपी से छुपा हुआ था। और ये भी वही कमीना लड़का होता है जो उन लड़कों की टीम में शामिल था। उनकी स्ट्रीम देखकर योना को लगता है कि वो मोटा लड़का झूठ बोल रहा है और सब कुछ दिखावा कर रहा है, लेकिन हाजिन बताता है कि वो एक नंबर का हरामी है और वो ऐसा काम करने में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेगा और ना ही कोई दिखावा करेगा। योना कहती है कि उसको गाली मत दो क्योंकि वो एक इज्जतदार स्ट्रीमर है, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा टॉप अवार्ड हासिल किए हैं और लगातार मेहनत किए जा रहा है और वो काफ़ी पॉपुलर भी है। इसी वजह से वो महीने का 1 बिलियन वॉन कमा लेता है और साथ ही साथ उसको MW ग्रुप में एडवाइज़र के तौर पर भी रखा हुआ है, यानी कि उसके पास नौकरी भी है और वो पॉपुलर भी है। और जो ये MW ग्रुप कंपनी है ये किंग ऑफ किंग्स यानी कि KOK द्वारा चलाई जा रही है। हालांकि उनके बारे में पता लगाने के लिए यूना ने उनकी सिक्योरिटी में सेंध भी लगाई थी, लेकिन उनकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट है और यूना ज़्यादा कोई जानकारी नहीं निकाल पाई। यूना का कहना है कि एक अकेली वो ही है जिसने ये हिम्मत दिखाई है, लेकिन इसके अलावा कोई और होता तो वो ऐसा कभी नहीं कर पाता। तभी उसको पार्क यानी कि वही अपनी पटाखा की याद आती है तो वो हाजिन को उसके बारे में कुछ बताने लगती है। उसका कहना है कि वो जो बुढ़िया अपने आप को जवान दिखाती है वो योना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हमेशा उसके चाचा के गले पड़ी रहती है, लेकिन एक अकेली वही औरत है जो किंग ऑफ किंग्स के बारे में काफ़ी कुछ जानती है। इतना सुनते ही हाजिन खुश हो जाता है और योना को जानकारी देने के लिए थैंक यू बोलता है और फिर वहाँ से निकल लेता है। अब उसका सिर्फ एक ही काम है, कैसे भी करके पार्क से इन्फॉर्मेशन निकलवाना। हालांकि बीच बीच में उसको पास्ट की याद परेशान करने लगती है तो वो अपने आप को समझाता है कि ये टाइम इमोशन से काम लेने का नहीं है। पर तभी एजेंट ए की आवाज़ पीछे से आती है और वो हाजिन को रुक जाने को बोलती है। उसका कहना है कि बिना ऑर्डर मिले हाजिन कहाँ जा रहा है, लेकिन हाजिन उसकी बातों पर ध्यान ना देकर आगे जाने लगता है तो एजेंट ए हाजिन को वहीं पर रोक लेती है। वो कहती है कि हाजिन काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो गया है क्योंकि वो इतने आसान अटैक को भी नहीं देख पाया, इसलिए उसको रीट्रेनिंग की ज़रूरत है। लेकिन हाजिन के पास ये सब बकवास करने का टाइम नहीं है और वो वहाँ से जाना चाहता है तो एजेंट ए उसके सामने एक शर्त रखती है। वो कहती है कि अगर हाजिन एक बार भी उसको टच करने में कामयाब हो गया
तो वो उसको वहाँ से जाने देगी और उसके काम में टांग नहीं अड़ाएगी। यह सुनकर हाजिन खुश हो जाता है और उसको अपनी बात पर कायम रहने को बोलता है। हाजिन एजेंट ए के ऊपर तेजी से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एजेंट ए उसके अटैक को पहले से ही पहचान जाती है और वो ये देखकर हैरान होती है कि ये अटैक तो क्रेव मागा जैसा था और उसको यकीन ही नहीं हुआ कि ये ताकत हाजिन कैसे जानता है। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि एजेंट ए इस ताकत के बारे में काफ़ी कुछ जानती है, हालांकि अभी भी हाजिन उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। तो एजेंट ए का कहना है कि उसके सारे अटैक प्रिडिक्ट करने लायक हैं और कोई भी ऐसा अटैक नहीं है जो सरप्राइज हो या फिर उसको हैरान कर सके। एजेंट ए वापस से हाजिन को पकड़ लेती है और कहती है कि उसको अपने ऊपर थोड़ा और काम करना चाहिए, लेकिन हाजिन का कहना है कि वो एजेंट ए के सारे मूव पहले से ही जानता था और वो इसी वक्त का इंतजार कर रहा था जब एजेंट ए उसके जाल में फंसने वाली हो। इतना बोलते ही हाजिन झट से एजेंट ए के करीब जाता है और उसको नीचे गिराकर दबोच लेता है और एजेंट ए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो ये देखकर हैरान थी कि हाजिन उसके अटैक को पहले से ही जानता था, लेकिन उसने पहले कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया और अब उसने एजेंट ए को पकड़ लिया। अब हाजिन ने एजेंट ए को छू लिया है तो उसका कहना है कि वो एजेंट ए को ऐसे ही नहीं जाने देगा, अब तो वो एजेंट ए को छू कर ही रहेगा और ये बात मैटर नहीं करती कि हाजिन उसको कहाँ पर छुएगा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।